बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसका नाम है। और उसमें से हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका नेम है मॉलिक्यूल। ओके, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एटम्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया था। उसमें हिस्ट्री में हमने बताया था कि जैकब बर्ज़िलियस का क्या काम था, फिर डाल्टन का क्या काम था, ग्रीक फिलोसफर्स का क्या काम था, और लेट 17वीं सेंचुरी में कौन कौन सा वर्क हुआ था, और मॉडर्न रिसर्च एटम पर क्या है। ओके, फिर हमने सेकंड लेक्चर लिया था। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो एटम के एविडेंस के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, हमने एटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि डायामीटर क्या होता है एटम का रेडियस क्या होता है, और एटम के मैसेज कौन कौन सी रेंज में होते हैं, और एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टॉप किया था। हमारा जो लास्ट सेंटेंस था वो ये था कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो एक फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स होते हैं, और यहाँ से आप एटम के स्मॉल साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉलिक्यूल पे बेस करेगा वो। और सबसे पहले हम आउटलाइन में क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद एग्जांपल्स एंड देन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, बहुत इजी सा है ये टॉपिक, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें टाइप्स को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था, और वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी टाइप्स में से जो डेफिनेशंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जब ए मॉलिक्यूल, या फिर आप मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं जो कि आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में की थी, दैट ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम्स। ओके, इसमें मॉलिक्यूल में एक भी एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, और उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से, यानी जब वो आपस में फिक्स्ड रेशियो से ज्वाइन होते हैं तो फिर वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ओके, और मॉलिक्यूल जो होता है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। तो अब इसमें एग्जांपल्स क्या है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फरेट है, और फास्फोरस 4 P4। अब इसमें जो टाइप्स हैं, टाइप्स में है कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डाइटॉमिक भी, ट्राइटॉमिक भी, पॉलीटॉमिक भी, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक, मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं। तो एग्जांपल में जो मैंने ये हीलियम की एग्जांपल दी है, ये बिलोंग करती है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल से। ओके, किससे बिलोंग करती है ये, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल से। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ए मॉलिक्यूल consisting of only one atom is called as monatomic molecule। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा उसे हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसा कि आप हीलियम की बजाय आप यहाँ पर कह सकते हैं नोबल गैसेस, कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये सारी क्या है जो नोबल गैसेस हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि जो नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जो नोबल गैसेस हैं, जब ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करती ही नहीं है तो ये किसी एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होती हैं। इसका ये मतलब है, जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, या कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं, या कहते हैं कि ये स्टेबल हैं, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन नहीं करती हैं तो ये दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन भी नहीं हो सकती हैं, और जब ये दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन नहीं होगी तो फिर आप कह लेंगे ये कलम कली रह जाती है, और इनको फिर हम क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक
मॉलिक्यूल बोलते हैं। इनके एटम्स को ही हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिर्फ यही होती हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद है डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैंने यहाँ पे जो हाइड्रोजन H2 लिखा है ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन के अलावा आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं O2, ऑक्सीजन भी आ सकती है, फिर N2 आप लिख सकते हैं, F2 लिख सकते हैं, Cl2 लिख सकते हैं। यानी ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड एज ए डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम्स पर या 2 एटमों पर मुश्तमिल होता है उसे हम बोलते हैं डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। उसमें एग्जाम्पल आ सकती है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। जो गैसेस होती हैं वो मोस्टली डाइटॉमिक होती हैं। गैसेस क्या होती हैं? मोस्टली डाइटॉमिक होती हैं। जैसे आप इनमें से देखें, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो ये जो गैसेस हैं ये मोस्टली क्या होती हैं? डाइटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इनके हमेशा मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली होते हैं। तो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल हुआ? जिसमें 2 एटम्स होंगे, जिसमें 2 एटम्स होंगे। और फिर है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड एज ए ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी है O3, ओजोन की, वो क्या है? ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है। जो ओजोन है, ओजोन एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल एक ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में आप वाटर भी कह सकते हैं, H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम। इसी तरह आप ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। उसमें भी क्या होता है? एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स। ओके, बात समझ आ रही है? तो इसके अलावा डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, उसे आप डाइटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जिसमें 2 एटम्स हो। और ये जो मैं एटम्स बता रही हूँ कि इसमें इतने एटम है, इसमें इतने एटम है, इतने एटम्स वाले को ये कहा जाता है, इतने एटम्स वाले मॉलिक्यूल को ये कहा जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, इसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में होते हैं उसे उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं हाइड्रोजन गैस की एटॉमिसिटी बताएं, तो हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? H2 में कितने एटम्स होंगे? सॉरी, H2 में 2 एटम्स होंगे, तो इसकी एटॉमिसिटी भी 2 होगी। ओके, जितने किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होगी। उसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है मैनी, जैसे हम कहते हैं कई, तो पॉली का मतलब होता है मैनी। तो पॉलीएटॉमिक यानी उसमें कई सारे होंगे। मोस्टली हम पता क्या करते हैं, हम 3 तक इजीली काउंट करके कह देते हैं, 3 तक हम डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर 3 से ज्यादा एटम्स पाए जाए ना तो फिर हम बोल देते हैं पॉली का वर्ड वहां पे यूज कर लेते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जब 3 से ज्यादा हो जाए। वैसे तो हम उनको भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 वाले को टेट्राटॉमिक कह देंगे, 5 वाले को पेंटाटॉमिक, फिर 6 वाले को हेक्साटॉमिक, 7 वाले को हेप्टाटॉमिक। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 3 तक हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद हम कह देते हैं पॉलीएटॉमिक है। ठीक है, 4, 5, 6, 7 जितने भी होंगे, हंड्रेड्स ऑफ होंगे, तो हम उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल है वो किससे है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कई एटम्स पर जो मुश्तमिल होगा, जिसमें कई एटम्स होंगे, उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? एक ही किस्म के एटम जिस मॉलिक्यूल में पाए जाएं उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक S8 सल्फर की मैं सल्फर की एग्जांपल दी है,
फिर P4 फास्फोरस की एग्जांपल दी है। अब इनकी मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, तो ये P4 होता है, ये वाइट फास्फोरस भी होता है, रेड फास्फोरस भी होता है। तो अब ये जो S8 और P4 है ये एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है ना। जो S8 है इसमें सारे सल्फर एटम्स हैं, P4 में सारे फास्फोरस एटम्स हैं। इसी तरह अगर आप O3 देखें तो इसमें सारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे, होमोटॉमिक। A molecule consisting of same type of atoms is called as होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाएं उसे हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि सल्फर 8, फास्फोरस 4 एंड O3 ओजोन। फिर उसके बाद आता है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पाए जाएंगे उसे हम बोलेंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पाए जाएं वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एक हेट्रोटॉमिक है। हेट्रोटॉमिक कैसे है, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स शामिल हैं, इसमें सल्फर का एटम है, इसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे कि ये एक हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह अगर आप लोग ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6। इसमें कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। तो इसको भी हम फिर क्या बोलेंगे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर। फिर इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड अगर हम लें तो नाइट्रिक एसिड में भी 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो इसको भी हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बिग। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग या फिर लार्ज। मैक्रो का मतलब होता है बिग या लार्ज। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होगा, A molecule consisting of large number of atoms is called as macromolecule. Okay? मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। या फिर ए मॉलिक्यूल हैविंग रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर मास, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मास बहुत बड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। अंडरस्टैंड, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग या लार्ज। आप इसे कह दें कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल है, या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा एटम्स होंगे उनका मास भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा तादाद में एटम्स पाए जाएं या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स आप जिनसे फैमिलियर होंगे, जो आप लोगों ने 10th क्लास के बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़े थे, जो पहले भी मैं पिछले लेक्चर में भी शायद डिस्कस कर चुकी हूँ किसी एक में, कि जो आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पढ़ते हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मोनोसैकराइड्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, पॉलीसैकराइड्स हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो जो मिलके बने होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसी तरह आपने प्रोटीन्स पढ़ा था, तो जो प्रोटीन है ये भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। फिर इसी तरह जो आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए और डीएनए पढ़े थे, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा था लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड्स भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है माइक्रो। माइक्रो मीन होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो ए मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल, और ए मॉलिक्यूल having relatively low molecular weight या molecular mass is called as
माइक्रोमोलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मैस कम होगा या जिसमें एटमों की तादाद थोड़ी होगी या एटमों की तादाद कम होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल। लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इनको बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। मोस्टली ये क्या होते हैं? मोनोसैकराइड्स। फिर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये जिन सब यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड्स जो है इनमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रोमोलिक्यूल होंगे। फिर लिपिड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स इस्तेमाल होते हैं सब यूनिट के तौर पे, वो क्या होंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब जो आपकी बुक है, आपकी बुक पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, माइक्रोमोलिक्यूल को तो इतना डिस्कस नहीं किया हुआ है, उन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल का कहा है। तो जो एक हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है ना, तो जो हेमोग्लोबिन है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से जिस्म के तमाम हिस्सों तक, तमाम टिश्यूज तक पहुंचाती है। अब हमारे जो पूरे ब्लड में या बॉडी में आयरन है वो 70% आयरन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसमें आयरन एटम्स होते हैं और एक आयरन एटम जो है वो एक ऑक्सीजन एटम से आयन डाइपोल फोर्सेस के जरिए से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे समझ कौन सी फोर्सेस है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के जरिए से ये जुड़े हुए होते हैं। तो अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? हेमोग्लोबिन में आयरन एटम्स होती हैं और आयरन का जो एक एटम है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है? जुड़ने का इनका तरीका होता है कि ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के जरिए से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसका हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से बॉडी के बाकी तमाम टिश्यूज तक कैरी करती है। हेमोग्लोबिन में आयरन एटम्स पाए जाते हैं और एक जो आयरन एटम है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है। और जुड़ता कैसे है? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की वजह से जुड़ा होता है। और दूसरा इसमें ये है कि इसमें तकरीबन हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक मैक्रोमोलिक्यूल है ना, तो इसका जो एक मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। और ये जो है ये हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम्स बिगर है। ठीक है, या आप कह लें कि 68,000 टाइम्स हैवियर होती है। बात समझ आई है? हेमोग्लोबिन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं? आयरन एटम्स। एक आयरन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है और ये हमारे ऑक्सीजन जो है इसको हमारे लंग्स से बॉडी के तमाम टिश्यूज तक कैरी करती है। और आयरन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स के साथ कैसे जुड़े होते हैं? ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की वजह से जुड़े होते हैं। एक जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है उसमें 10,000 एटम्स होते हैं और जो हेमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है मॉलिक्यूल के बारे में। हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी है, मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, फिर हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं। मोनोटॉमिक है, डाइटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है, होमोटॉमिक है, हेट्रोटॉमिक है, मैक्रोमोलिक्यूल हैं,
फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और इन सब की हमने एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन को डिस्कस किया है। आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से लें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार किया होगा। तो अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज।